हेलो फ्रेंड्स, अनिका क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम आदिकाल का चैप्टर कर रहे हैं। आदिकाल में फ्रेंड्स हमने अब तक जो पढ़ा है, जितने भी प्रकरण थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अकॉर्डिंग उन्होंने आदिकाल को कितने प्रकरणों में विभाजित किया है। 4 प्रकरणों में किया था। हमने उन चारों प्रकरणों को पढ़ा था, किस प्रकरण में क्या क्या है। उसके बाद अब हम जो शुरू कर रहे हैं, आदिकाल में जो रचनाएं लिखी गई हैं, हम उन रचनाओं को डिटेल से पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहले रचनाएं आती हैं वे अपभ्रंश की रचनाएं आती हैं। और अपभ्रंश की रचनाओं में देखो कौन कौन सी रचना है और कौन से उनके रचनाकार हैं, ये देखेंगे हम। डॉक्टर हरदेव बहारी ने 7वीं सदी से 11वीं सदी के अंत तक को अपभ्रंश का सवर्ण काल कहा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक तो देखो टाइम कब से कब तक माना है, 7वीं सदी से 11वीं सदी के अंत तक माना है। 7वीं सदी से 11वीं सदी के अंत तक को अपभ्रंश का सवर्ण काल किसने माना? डॉक्टर हरदेव बहारी ने माना था। अपभ्रंश में 3 प्रकार के बंध मिलते हैं, दोहा बंध, पदड़िया बंध और गे पद बंध। कितने प्रकार के बंध हैं? 3 प्रकार के बंध हैं, दोहा, पदड़िया और गे बंध, पद बंध हैं। और हरदेव बहारी ने कब से कब तक का समय माना है? 7वीं से 11वीं सदी तक के अंत तक का अपभ्रंश काल माना है। और अपभ्रंश काल को ये क्या कहा है? सवर्ण काल कहा है। पूछा जाए क्वेश्चन कि अपभ्रंश को सवर्ण काल किसने कहा है, तो डॉक्टर हरदेव बहारी ने कहा है। नेक्स्ट है अपभ्रंश का चरित्र काव्य। चरित्र काव्य किसी चरित्र विशेष पर आधारित काव्य को चरित्र काव्य कहते हैं। तो अपभ्रंश का जो चरित्र काव्य है, चरित्र काव्य, वो किस बंध में लिखा गया? पदड़िया बंध में लिखा गया। कोटेशन में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अपभ्रंश का चरित्र काव्य पदड़िया की जहाँ वह यहाँ दोहा छंद दोहा बंध लिख दें। कोटेशन में ऐसे भी आजकल जो क्वेश्चन बनते हैं वे ऐसे ही बनते हैं। तो ये याद रखना है कि जो चरित्र काव्य हैं वे किस बंध में लिखे गए हैं? पदड़िया बंध में लिखे गए हैं। देखो पदड़ी होता क्या है? 16 मात्राओं का छंद होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। कितनी मात्राओं का छंद है? 16 मात्राओं का छंद है। इसमें लिखे जाने वाले काव्यों को पदड़िया बंध कहा जाता है। यानी कि जो 16 मात्राओं का छंद है, इसमें जो काव्य लिखा जाएगा वो क्या होगा? पदड़िया बंध होगा। और इसमें क्या लिखे जाते हैं? अपभ्रंश के चरित्र काव्य लिखे जाते हैं। नेक्स्ट है चरित्र काव्यों में जो पदड़िया छंद की 8-8 पंक्तियों के बाद धत्ता दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? कड़वक कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो 8-8 कितनी है? 16 मात्राओं का छंद है और इसमें कितनी 8-8 पंक्तियां हैं? 8-8 पंक्तियां हैं। अब 8-8 पंक्तियों के बाद जो धत्ता यानी कि जो भी विराम होता है उसको क्या कहते हैं? कड़वक कहते हैं। उस शैली को क्या कहेंगे? कड़वक शैली कहेंगे। अब हम अपभ्रंश में से सबसे पहले रचना है उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले कवि देखो किसकी रचना दी गई है? जोइंदू कवि हैं। एक तो जितने भी कवि हैं आदिकाल में उनका समय याद होना चाहिए, कौन सी सदी के कवि हैं, क्योंकि कई बार ये मिलान में भी पूछ लिया जाता कि पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा। तो जो जोइंदू कवि हैं कौन सी? 6ठी सदी के कवि हैं। इम्पोर्टेंट है, याद करना जरूरी है। जोइंदू 6ठी सदी के कवि हैं। 6ठी सदी के कवि जोइंदू से दोहा छंद का आरंभ माना गया है। दोहा छंद का आरंभ किस कवि से माना गया है? जोइंदू कवि से माना गया। कब से? 6ठी सदी से। अपभ्रंश से दोहे की शुरुआत मिलती है, यानी कि जो जोइंदू कवि है उसी में अपभ्रंश से दोहे छंद की शुरुआत मिलती है। जोइंदू की कितनी रचनाएं हैं? 2 रचनाएं हैं, परमात्मा प्रकाश और योगसार। जोइंदू की कितनी रचनाएं मिली हैं? 2 मिली हैं, परमात्मा प्रकाश और योगसार। तो जोइंदू कवि हैं वो कौन सी सदी के हैं? 6ठी के हैं। दोहा छंद की शुरुआत किसी से मानी गई है? जोइंदू से मानी गई है। नेक्स्ट है स्वयंभू। स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना गया है। और स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि किसने माना था? मैंने कल भी करवाए थे। जो राम कुमार वर्मा है उन्होंने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है। स्वयंभू 783 ईस्वी, देखो जो इसका समय है वो कौन सा है? 783 ईस्वी को जैन परंपरा का, याद रखना इम्पोर्टेंट है। जो स्वयंभू हैं किस परंपरा में आते हैं?
जैन परंपरा में आते हैं। स्वयंभू किस परंपरा में है? जैन परंपरा में। स्वयंभू जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है और इसको पहला कवि किसने माना था? राम कुमार वर्मा ने माना था। पहला कवि राम कुमार वर्मा ने माना और जैन परंपरा का प्रथम कवि माना गया है। स्वयंभू के जो ग्रंथ हैं वे कितने हैं? 3 ग्रंथ माने जाते हैं। पौंचर्यु, रिठनेमिचर्यु, स्वयंभू छंद, ये तीनों किसके हैं? स्वयंभू के हैं। पौंचर्यु में राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है, जिसमें राम के को अंत में मुनिंदर से उपदेश के बाद जैन आदर्शों के अनुकूल निर्माण प्राप्त करके दिखाया गया है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि आदिकाल में सबसे पहले राम चरित्र पर काव्य लिखा गया वो कौन सा था? पौंचर्यु था। किसने लिखा? स्वयंभू ने लिखा। अब देखो, पौंचर्यु है वो 5 कांड 83 संधियों वाला विशाल महाकाव्य है। ये इंपॉर्टेंट है। कितने कांड है? 5 है। कितनी संधियां हैं? 83 संधियां हैं। यह अपभ्रंश का आदि काव्य माना जाता है। पौंचर्यु जो है वो क्या है? अपभ्रंश का आदि काव्य माना जाता है। अपभ्रंश में सर्वप्रथम कड़वक पद्धति। कड़वक पद्धति क्या होती है? 7 अर्धालियों के बाद एक दोहा का प्रयोग होता है, वो क्या है? कड़वक पद्धति है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जो पदड़िया छंद है उसमें कितनी है? 16 मात्राएं होती हैं। उनमें 8-8 के जो विराम होते हैं उसके बाद जो धत्ता दिया जाता है उसको क्या बोला जाता है? कड़वक बोला जाता है। और इसमें देखो, अपभ्रंश में सर्वप्रथम कड़वक पद्धति, इसमें क्या 7 अर्धालियों के बाद क्या होता है? एक दोहा होता है, उसको कड़वक पद्धति कहते हैं। इसका प्रयोग किसमें किया गया? पौंचर्यु रचना में इसका प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, कड़वक पद्धति है उसका प्रयोग किस रचना में हुआ? पौंचर्यु में हुआ है। स्वयंभू के पुत्र कौन थे? त्रिभुवन। इसमें 7 और संधियों को जोड़कर 90 जो पूरा किया, किसने किया इसको? पौंचर्यु को उसके पुत्र त्रिभुवन ने किया। ये भी पूछ सकते हैं, या ये भी पूछ सकते हैं कि इसमें और कितनी संधि जोड़ी गई थी? 7 संधियाँ जोड़ी गई थी। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, संधि भी पूछ सकते हैं, कितनी और संधि जोड़ी गई थी? तो 7 संधि और जोड़ी गई थी। उसमें कितनी हो गई थी? 90 संधियों से इसको क्या किया गया था? पूर्ण किया गया था। नेक्स्ट है तुलसी कर्थ। रामचरितमानस पर इसका प्रभाव पड़ा है। डॉक्टर भयानी ने अपभ्रंश का कालिदास कहा। ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन में, ये पेपर में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अपभ्रंश का कालिदास किसे कहते हैं या किसने कहा है? तो डॉक्टर भयानी ने स्वयंभू को अपभ्रंश का क्या कहा है? कालिदास कहा है। अपभ्रंश में कृष्ण कथा के आरंभ का श्रेय भी स्वयंभू को ही दिया जाता है। अपभ्रंश में राम काव्य का भी आरंभ स्वयंभू का और कृष्ण कथा का आरंभ भी किसको दिया गया है? स्वयंभू को ही दिया जाता है। नेक्स्ट देखो, स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। स्वयंभू का रामायण हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य है। ये कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने कही है? राहुल साकर्तियान ने। और स्वयंभू हिंदी के सर्वोत्तम कवि हैं। ये भी किसने कहा है? राहुल साकर्तियान ने कहा है। ये भी दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट कवि है, अब हमने स्वयंभू को पढ़ लिया, जोइंदू को पढ़ लिया। अब जो हम कवि पढ़ रहे हैं वो है पुष्यदंत। स्वयंभू कैसे कवि थे? जैन आचार्य थे। और पुष्यदंत मूलतः शैव थे। देखो कैसे थे? शैव थे पुष्यदंत, परंतु बाद में अपने आश्रयदाता के अनुरोध से ये क्या हो गए? जैन हो गए। पहले क्या थे? शैव, बाद में क्या हो गए? ये जैन हो गए। आगे देखिए, इनके समय को लेकर विवाद है। शिव सिंह सेंगर ने 7वीं सदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं सदी माना है। संवतः ये क्या है? 972 ईस्वी, यानी कि 10वीं सदी इनका समय माना जाता है। जोइंदू थे वो कौन सी के थे? 6ठी सदी के थे। स्वयंभू थे वे 8वीं सदी के थे। और पुष्यदंत है ये कौन सी सदी के माने जाते हैं? 10वीं सदी के माने जाते हैं। इनकी रचनाएं हैं, इनकी भी 3 रचनाएं, स्वयंभू की भी 3 रचनाएं थी और इनकी भी 3 रचनाएं हैं। 63 महापुरुष गुण अलंकार यानी कि महापुराण है। नय कुमार चरियु यानी कि नाग कुमार चरित्र। जसहर चरियु यानी कि यशधर चरित्र। रामचंद्र शुक्ल ने इनके 2 और ग्रंथों का उल्लेख किया है। 3 तो मिलते ही हैं, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन तीनों के अलावा 2 ग्रंथ और बताए हैं।
आदि पुराण और उत्तर पुराण, ये दोनों किसके अकॉर्डिंग है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अकॉर्डिंग है, यानी कि इनके 5 ग्रंथ हो गए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। वैसे इसकी रचनाएं जो कितनी हैं? इसकी रचनाएं वैसे 3 रचनाएं हैं। इन दोनों को चौपाइयों में रचित बताया गया है। आदि पुराण और उत्तर पुराण जो है वो किस में है? चौपाइयों में रचित इसको बताया गया है। महापुराण में क्या है? 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र है। तीनों चरित्र आख्यान काव्य हैं और चौपाइयों में है। जो ये 3 ग्रंथ हमने बताए थे, 63 महापुरुष, नय कुमारचर्यु, जस हरचर्यु, ये तीनों क्या हैं? आख्यान काव्य हैं, यानी कि और इनमें क्या है? चौपाइयों में क्या है? इसका वर्णन है। जैन साहित्य में चरित्र काव्य प्रचुर मात्रा में लिखे गए हैं। पुष्यदंत के दोनों चर्यों के अलावा ये क्या है? कनकामरमुनि कृत करकंड चरित्र 11वीं सदी में भी प्रसिद्ध है। अपभ्रंश में चौपाई 15 मात्राओं का छंद था। जो अपभ्रंश में जो चौपाई है उस कितनी मात्राओं का था? 15 मात्राओं का छंद था, ये अपभ्रंश में था। अभिमान स्वयं को इन्होंने क्या क्या कहा? अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कविकुल तिलक आदि की उपाधि क्या इन्होंने स्वयं को दी हैं? किसने दी हैं? पुष्यदंत ने स्वयं को ये उपाधियां दी हैं। डॉक्टर भयानी ने इन्हें अपभ्रंश का भवभूति कहा है। डॉक्टर भयानी ने स्वयंभू को क्या कहा था? अपभ्रंश का कालिदास कहा था। और पुष्यदंत को क्या कहा? अपभ्रंश का भवभूति कहा है। पुष्यदंत ने साहित्य रचना शुद्ध धार्मिक भाव से की, किंतु काव्यत्व में किसी प्रकार की कमी नहीं मिलती। डॉक्टर तगारे ने पुष्यदंत की भाषा को मराठी की जननी माना है। इम्पोर्टेंट है, मराठी की जननी पुष्यदंत की भाषा को किसने माना? डॉक्टर तगारे ने माना है। शिव सिंह सेंगर ने इन्हें क्या कहा? बाखा की जड़ कहा है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्यदंत को क्या कहा है? बाखा की जड़ कहा है। नेक्स्ट कवि हैं हमारे धनपाल। धनपाल को मुंज ने, कौन थे? राजा मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। किसने दी थी? राजा मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी। 10वीं सदी में भविष्यत कहा की रचना, धनपाल की रचना कौन सी है? भविष्यत कहा की रचना की। भविष्यत कहा का संपादन डॉक्टर याकोबी ने किया। एक जितनी भी जो जिन पुस्तकों का संपादन किया हुआ है किसने किया था, ये भी सारे इम्पोर्टेंट हैं। ये भी आपको इनकी भी एक ना क्या टेबल बनानी होगी कि किसने कौन सी बुक का संपादन किया। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। तो भविष्यत कहा का संपादन किसने किया? डॉक्टर याकोबी ने किया था। इसमें गजपुर के नगर सेठ धनपति के पुत्र भविष्यदत्त की क्या है? लोक कथा वर्णित है। इस कथा के माध्यम से कवि ने बहुविवाह के दुष्परिणाम के साथ साध्वी और कुटिल स्त्री का अंतर क्या किया है? प्रकट किया है। भविष्यत कहा को कैसा काव्य कहा गया? रोमांटिक काव्य भी कहा गया है। अब देखो नेक्स्ट कवि है चतुर्मुख। इनके बारे में कम पूछा जाता है। इनसे जो इनकी जो रचनाएं हैं इनसे रिलेटेड होता है, इनके बारे में दिया भी बहुत कम है। हरिसेन ने दम परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवियों का उल्लेख किया, चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्यदंत। इन तीनों का किसने किया है? हरिसेन ने कहाँ किया है? दम परीक्षा में किया है। स्वयंभू ने चतुर्मुख को पदड़िया बंद का प्रवर्तक और सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। इंपॉर्टेंट है कि स्वयंभू ने किसको पदड़िया बंद का प्रवर्तक और सर्वश्रेष्ठ कवि माना है? चतुर्मुख को माना है। नेक्स्ट कवि है मुनि राम सिंह। ये इंपॉर्टेंट है। मुनि राम सिंह, हाँ, मुनि राम सिंह को अपभ्रंश का सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि माना जाता है। देखो रहस्यवादी सर्वश्रेष्ठ किसको माना गया? मुनि राम सिंह को माना गया। इनकी एक रचना है पाहुड़ दोहा, एक ही रचना है इनकी और ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछी गई है एग्जाम में कई बार। पाहुड़ दोहा क्या है? इनका चर्चित ग्रंथ है। नेक्स्ट है हेमचंद्र। मुनि राम सिंह के बारे में इतना ही था कि ये रहस्यवादी कवि हैं और इनकी रचना कौन सी है? पाहुड़ दोहा। अब है हेमचंद्र जो इम्पोर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछ लिया ही जाता है, तकरीबन पूछा ही जाता है। हेमचंद्र जन्म देखो इसका 1088 ईस्वी। अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। कैसे आचार्य थे? जैन।
गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के यहाँ इनका क्या था, बड़ा मान था। इन्हें क्या प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है, किसको कहा जाता है, हेमचंद्र को कहा जाता है। इन्होंने अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट, सुव्यवस्थित और मानक विवेचन किया है। राजा सिद्धराज के समय में रचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन इम्पोर्टेंट ग्रंथ है। ये क्या है, प्राकृत का व्याकरण है। कैसा व्याकरण है, कैसा ग्रंथ है, प्राकृत का व्याकरण ग्रंथ है। कौन सा है, सिद्ध हेम शब्दानुशासन। किसने लिखा था, हेमचंद्र ने लिखा था। और किसके समय का था, राजा सिद्धराज के समय का था। ये इतनी बातें तो आप सबको याद होनी चाहिए। प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है। इसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों को उदाहरणों के रूप में समावेश किया गया है। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद्र ने भट्टी के समान एक दयाश्रव काव्य की भी रचना की, जिसके अंतर्गत कुमारपाल चरित्र इम्पोर्टेंट है नामक एक प्राकृत काव्य भी रचा। इस काव्य में भी अपभ्रंश के क्या है, पद रखे गए। इनके अन्य ग्रंथ और कौन से हैं, योग शास्त्र, छंदानुशासन, देशी नाममाला कोश और दयाश्रव काव्य। ये सारे ग्रंथ इनके याद करने जरूरी, क्योंकि इनसे पूछ लिया जाता है। सबको पता है सिद्ध हेम शब्दानुशासन तो सबको पता, लेकिन क्या पता उसको छोड़कर इनमें से पूछ लिया जाए, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अब है जिनदत्त सूरी। जिनदत्त सूरी से पहले अपभ्रंश में चरित काव्यों की परंपरा प्रसिद्ध थी। इन्होंने अपने ग्रंथ, इसका ग्रंथ कौन सा, उपदेश रसायन रास, समय 1114 ईस्वी से रास काव्य परंपरा का प्रवर्तन किया है। एक तो इनका देखो जो ग्रंथ है और एक इसका समय, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। यह 80 पदों का क्या है, नृत्य गीत रासलीला काव्य है। अब है सोमप्रभ सूरी। ये भी एक क्या थे, जैन पंडित थे। अभी हम जो पढ़ रहे हैं, जितने भी तकरीबन कवि पढ़े हैं, जैसे स्वयंभू है, पुष्यदंत है, हेमचंद्र है, सोमप्रभ सूरी, ये सभी क्या हैं, ये जैन आचार्य हैं, जैन पंडित हैं। इसकी रचना कुमारपाल प्रतिबोध। देखो अभी हमने एक रचना पढ़ी है कुमारपाल चरित। कौन सी रचना, कुमारपाल चरित। और एक रचना है कुमारपाल प्रतिबोध। जो कुमारपाल चरित है वो किसकी है, हेमचंद्र की, याद रखना। और जो कुमारपाल प्रतिबोध है ये किसकी है, सोमप्रभ सूरी की है। बस हमें यही पर क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। इन्हीं रचनाओं में हम क्या होते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। ऑप्शन में हमें दोनों मिलेंगे, हेमचंद्र भी मिल सकता है, सोमप्रभ सूरी भी, लेकिन हमें याद होना चाहिए कि जो प्रतिबोध है वो किसका है, सोमप्रभ सूरी का है। और जो चरित है वो किसका है, हेमचंद्र का है। तो कब लिखा, 1184 ईस्वी में। नामक एक गद्य पद में संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा, जिसमें समय समय पर हेमचंद्र द्वारा कुमारपाल को अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाने की कथाएं लिखी। यह ग्रंथ अधिकांश प्राकृत में ही है, बीच बीच में संस्कृत के श्लोक हैं, अपभ्रंश के दोहे हैं। अपभ्रंश के पदों में कुछ तो प्राचीन है और कुछ सोमप्रभ और सिद्धपाल कवि द्वारा बनाए गए हैं। कुछ तो प्राचीन है जो पहले के ही हैं, और कुछ क्या है, खुद के द्वारा बनाए गए हैं, सोमप्रभ कवि और सिद्धपाल जो कवि हैं उनके द्वारा बनाए गए हैं। और इनकी एक ही रचना है कुमारपाल प्रतिबोध। अब है जैनाचार्य मेरुतुंग। इसके संदर्भ में आचार्य शुक्ल ने लिखा है प्रबंध चिंतामणि। किसकी है, जैनाचार्य मेरुतुंग की। जितनी भी रचनाएं हैं आप एक नोटबुक में इनकी रचनाएं और साथ में इनके जो रचयिता हैं, जो कवि हैं, इनको लिख सकते हो, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हैं। कब लिखा गया, 1304 में। प्रबंध चिंतामणि 1304 में नामक क्या था, एक संस्कृत ग्रंथ भोज प्रबंध के ढंग का बनाया, जिसमें बहुत से पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित हैं। इन्हीं आख्यानों के अंतर्गत बीच बीच में अपभ्रंश के पद भी उद्धृत हैं, जो बहुत पहले से चले आते थे। कुछ दोहे तो राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं। इम्पोर्टेंट है कि प्रबंध चिंतामणि में किस रचना में राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए दोहे हैं, प्रबंध चिंतामणि में है। मुंज के दोहे अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के बहुत ही पुराने नमूने कहे जा सकते हैं। मुंज ने
जब तैलंग देश पर चढ़ाई की थी तब ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं, सिर्फ हमें जो इम्पोर्टेंट देखने हैं, एक तो इनकी जो रचनाएं हैं सन है और एक इसमें वर्णन किसका है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो ये किसके संदर्भ में है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संदर्भ में है। जैनाचार्य मेरुतुंग कवि है, इसकी रचना प्रबंध चिंतामणि है, 1304 में लिखी गई थी। कैसा ग्रंथ है, संस्कृत का ग्रंथ है। इसमें आगे देखते हैं और क्या है। इसमें क्या है, दूहा विधा विवाद प्रसंग मिलता है, कहीं कहीं अपभ्रंश के भी दोहे हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं। इसमें प्राकृत पैंगलम के जैनेतर रचनाएं भी मिलती हैं। किस में मिलती हैं, प्रबंध चिंतामणि में मिलती हैं। अब है विद्याधर, कौन सी सदी का कवि है, 13वीं सदी का कवि है। आचार्य शुक्ल के अनुसार इस नाम के एक कवि ने कन्नौज के किसी राठौर सम्राट शायद जयचंद के प्रताप और पराक्रम का वर्णन किसी ग्रंथ में किया था। ग्रंथ का पता नहीं कुछ, लेकिन प्राकृत पिंगल सूत्र में मिलते हैं। जैसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको रहने दीजिए। अब जो प्राकृत पैंगलम रचना है किसकी है, विद्याधर की है। हम इसको देखेंगे, जो प्राकृत पैंगलम रचना है। प्राकृत पैंगलम क्या है, प्राकृत और पिंगल, प्राकृत पैंगलम का जो नाम है प्राकृत और पिंगल के सूत्र से बना है। क्या है, प्राकृत पैंगलम में विद्याधर, सारंगधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाएं मिलती हैं। कितने कवियों की मिलती हैं, 4 कवियों की मिलती है। कौन कौन से कवि हैं, विद्याधर, सारंगधर, जज्जल और बब्बर आदि कवियों की रचनाएं मिलती। किस में मिलती हैं, प्राकृत पैंगलम में मिलती हैं। और जो प्राकृत पैंगलम है वो कैसा है, प्राकृत और पिंगल से मिलकर बना है ग्रंथ है, वो प्राकृत पैंगलम है। इसमें प्राकृत और अपभ्रंश के छंदों की विवेचना के रूप में विभिन्न कवियों की रचनाएं संकलित की गई हैं। किस किस की, प्राकृत और अपभ्रंश के दोहे के छंद हैं, अपभ्रंश छंदों की। इसका संग्रह 14वीं सदी के अंत में लक्ष्मीधर ने किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो प्राकृत पैंगलम का संग्रह है वो किसने किया था, लक्ष्मीधर ने। कब, 14वीं सदी में किया था। वंशीधर नामक किसी विद्वान ने इसकी टीका भी लिखी थी। आदिकाल में लिखा गया वैष्णव साहित्य बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन जो प्राकृत पैंगलम के अनेक छंदों में विष्णु के विभिन्न अवतारों से संबंधित पंक्तियां मिलती हैं। इसी प्रकार हेमचंद्र कौन सी सदी के, 12वीं सदी के का क्या, प्राकृत व्याकरण में संकलित अपभ्रंश दोहों में भी राधा, कृष्ण, दशमुख आदि की चर्चा आती है। यानी रचा तो गया होगा पर अनुपलब्ध है। रचनाएं तो की गई हैं लेकिन क्या है, इस समय क्या है, वे उपलब्ध नहीं है, वे क्या है, अनुपलब्ध रचनाएं हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि जो प्राकृत पैंगलम है किन कवियों की रचनाएं मिलती हैं, विद्याधर, सारंगधर और जज्जल, बब्बर आदि की मिलती हैं। और इसका जो संग्रह है वो किसने किया था, लक्ष्मीधर ने 14वीं सदी में किया था। और टीका वंशीधर नाम के किसी विद्वान ने क्या, इसकी टीका लिखी थी। प्राकृत पैंगलम में संकलित कवि बब्बर के पदों में सुखी और संपन्न जीवन क्या का चित्रण मिलता है। इम्पोर्टेंट है, प्राकृत पैंगलम में कौन से कवि, बब्बर के पदों में सुखी और संपन्न जीवन का क्या है, इसका चित्रण मिलता है। प्राकृत पैंगलम में वर्णित 8 छंदों के आधार पर आचार्य शुक्ल ने हमीर रासों की कल्पना की, वह इसके रचयिता सारंगधर को माना। हमीर रासों की जो रचना है वो आचार्य शुक्ल के अनुसार कौन है, सारंगधर कवि हैं। यह प्रस्थिमूलक मुक्तक काव्य है। अब है ये सारंगधर। रणथंभौर के सुप्रसिद्ध वीर महाराजा हमीर देव के प्रधान सभासदों में राघव देव थे। उनके भोपाल, दामोदर और देवदास ये 3 पुत्र हुए। दामोदर के 3 पुत्र हुए सारंगधर, लक्ष्मीधर और कृष्ण। आचार्य शुक्ल ने सारंगधर का समय, ये इम्पोर्टेंट है, 14वीं सदी के अंतिम चरण में माना है। आचार्य शुक्ल के अनुसार जो सारंगधर का समय है वो क्या है, 14वीं सदी का अंतिम चरण माना है। शुक्ल ने हमीर रासों का रचयिता सारंगधर और राहुल साकर्त्या ने जज्जल माना है। ये इम्पोर्टेंट है, ये अलग अलग विद्वानों के अनुसार पूछा जा सकता है कि अलग अलग विद्वानों के पूछा जा सकता है कि किस विद्वान ने हमीर रासों का रचयिता कौन सा माना है। तो जो शुक्ल के अनुसार है वो
सारंगधर हैं, और जो राहुल साकर्त्यायन के अनुसार है वो क्या है, जज्जल कवि माना गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार अमीर शब्द किसी पात्र का नाम न होकर क्या है, विशेषण है, जो अमीर का विकृत रूप है। ये किसके अनुसार है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार है। और सारंगधर का ही एक ग्रंथ, अच्छा आगे नहीं, सारंगधर का ही एक ग्रंथ है, कौन सा है, सारंगधर पद्धति है, सारंगधर पद्धति है। ये क्या है, इसका एक ग्रंथ है। और इन्होंने क्या किया था, एक आयुर्वेद का भी प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था, उसका नाम नहीं दिया गया, सिर्फ ये दिया गया कि आयुर्वेद का प्रसिद्ध ग्रंथ भी किसने लिखा था, सारंगधर ने लिखा था। सारंगधर के विषय में एक इम्पोर्टेंट कोटेशन है जो शुक्ल ने कही थी सारंगधर के विषय में। ये एक अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे। ये किसके अकॉर्डिंग है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अकॉर्डिंग है। और डॉक्टर बच्चन सिंह ने भी इनके बारे में कहा था। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इनके बारे में क्या कहा था, जो सारंगधर कवि हैं इनको डॉक्टर बच्चन सिंह ने इनको क्या कहा, कुंडलिया जो छंद है इसका प्रथम प्रयोक्ता माना, किसको माना है, सारंगधर को माना है। किसके अनुसार है, बच्चन सिंह के अनुसार है। कुंडलिया छंद का प्रथम प्रयोक्ता सारंगधर को माना, किसने माना है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने माना है। ये थे हमारे जो अपभ्रंश की जो रचनाएं हैं, ये सारी मैंने करा दी हैं। अपभ्रंश काव्य में कौन कौन से कवि आते हैं और उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, ये सारी क्या हैं, इसमें आती हैं। अब हम जो कल करेंगे हम सिद्धनाथ और जो जैन साहित्य हैं, कल हम उनकी रचनाओं के बारे में करेंगे। तब तक आप जितना भी मैंने पढ़ाया है इनको क्या है, रिवीजन करते रहिएगा और इनके क्या है, शॉर्ट नोट्स भी साथ साथ में बनाते रहिएगा। थैंक यू।